राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सीबीआई की निगरानी में गठित समिति से इस मामले की जांच कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। एसआईटी 15 जुलाई को चढ़ावा चोरी केस में रिपोर्ट सौंपने से पहले फिर अयोध्या का दौरा करेगी। सोर्सेस के मुताबिक एसआईटी ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों और दान व्यवस्था से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी थी। यूपी को आज नया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ से कानपुर का सफर अब 2 घंटे की जगह करीब 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के जीटीपी नगर में बमबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि अभियुक्त पत्नी के घर छोड़कर मायके जाने से नाराज था। पत्नी को ससुराल लेने गए शख्स ने सास से बहस के बाद बम फेंका। बमबाजी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एसी का कंप्रेसर फटने से एक मकान में आग लग गई। आग लगते ही मकान मालिक फायर ब्रिगेड को उसने सूचना दी। दमकल की टीम और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और आगे बढ़ते हुए अब महाराष्ट्र की खबरें। मुंबई के पायधोनी इलाके में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला सामने आया। रेप से नाराज लोगों ने प्रदर्शन और अभियुक्त को फांसी देने की मांग की है। रेप का आरोप इमारत के सिक्योरिटी गार्ड पर लगा है। घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, उसका इलाज जारी है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे के कल्याण इलाके में 7 मंजिला इमारत को तोड़ने के दौरान अचानक से इमारत गिर गई। इमारत गिरने से आसपास अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट के लिए खाली कराया गया था। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। नागपुर के देवालापार इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। बाघ के हमले से बचने की कोशिश के दौरान डैम में गिरकर पिता और बेटे की मौत हो गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ठाणे के भिवंडी में एक ऑयल और केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी देर बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। धाराशिव के कलम इलाके में कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाने का आरोप लगा है। कोल्ड ड्रिंक पीने से 2 नर्सों के बीमार होने की खबर है। दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस और एफडीए की टीम पूरे मामले की संयुक्त जांच कर रही है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की खबरें। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में मामूली से विवाद पर एक युवती से बदमाशों ने मारपीट की। बीच बचाव करने आए लोगों को भी पीटा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 9 अभियुक्तों की तलाश तेज कर दी है। इस मारपीट की घटना में एक बच्चे समेत कई लोग घायल। दिल्ली के अलीपुर में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना मुखमेलपुर गांव की है, जहां पर खेत में खेलते वक्त दोनों बच्चे एक 8 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। जब तक दोनों को गड्ढे से निकाला गया काफी देर हो गई थी। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दिल्ली के रजौरी गार्डन से हिट एंड रन का मामला सामने आया। यहां पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक शख्स को रौंद दिया। गंभीर हालत में उसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने फिलहाल टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर ली है। जांच तेज कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने लग्जरी कार चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के तार दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में फैले हुए हैं। अभियुक्तों के पास से चोरी की गई 12 लग्जरी कार, कई फर्जी आरसी और नंबर प्लेट बरामद हुए। दिल्ली में आज जल संसाधन विभाग के सचिव का सम्मेलन है। सम्मेलन का मकसद मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और जल संसाधन क्षेत्र से जुड़ी प्राथमिकता वाले मसलों पर विचार विमर्श करना है। और अब खबरें मध्य प्रदेश की। दतिया उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी नामांकन आज भरने जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। पार्टी की शक्ति प्रदर्शन कर एकजुटता का संदेश देने की तैयारी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मेरा कद बड़ा नहीं है, पार्टी सबसे ऊपर है। सूत्रों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा ने जहां दतिया में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर सफाई दी, वहीं जन कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के प्रदर्शन मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रशासन ने जहां तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप लगाए, वहीं एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो में पुलिसकर्मी तोड़फोड़ करते नजर आए।
नर्मदापुरम के इटारसी में कुछ बदमाशों ने बीजेपी पार्षद जिम्मी कैथवास पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित पर बदमाशों ने चाकू से भी हमला किया। पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर इलाके के ही अमन राजपूत समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। देवास में निर्माणाधीन पुल की रिटेयरिंग वॉल गिरने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। जल संसाधन विभाग ने निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी को नोटिस दिया है और विभाग के एसडीओ ने दावा किया है कि बारिश में मिट्टी बहने से रिटेयरिंग वॉल जरूर गिरी, लेकिन पुल पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बिहार की खबरें। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा आज अपना पर्चा भरेंगे। जन स्वराज पार्टी के स्टार प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आप पर्यटक हेलीकॉप्टर से बिहार में भ्रमण कर सकते हैं। सीएम सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ करेंगे और इसके तहत आज से बुकिंग शुरू हो रही है। समस्तीपुर जिले में एक बुजुर्ग के खाते में अचानक से करोड़ों रुपए आ गए। भरत ईश्वर नाम के शख्स अपने वृद्धा पेंशन की राशि को निकालने के लिए बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने पेंशन निकालने के बाद शेष राशि देखी तो उनके होश उड़ गए। उनके खाते में कुल 740 करोड़ रुपए की राशि थी। बैंक ने तकनीकी खराबी वजह बताई। वैशाली में जमीनी विवाद में पिता और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विवाद में मारा गया युवक का सेना में जवान था। जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वैशाली एसपी ने अपने बयान में कहा कि अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के लिए रेड की जा रही। राज्य के 27 जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। राजधानी पटना में आज दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में अगले 2 से 3 दिन में तेज बारिश की संभावना जताई गई। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। सोमवार तड़के करीब 2 बजे बारामूला और कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया है। झटके महसूस होते ही लोगों को एहतियातन अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया। फिलहाल किसी नुकसान की जानकारी नहीं है। जम्मू और कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सकीना आयटू ने बताया कि उन्हें 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोक दिया गया। सुबह करीब 4:30 बजे श्रीनगर के मज़ारे शुहदा में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपनी बात पोस्ट की। जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच 7,754 तीर्थ यात्रियों का 12वां जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ है। 4,858 तीर्थ यात्री जहां 170 गाड़ियों के जरिए पहलगाम रूट से तो 130 गाड़ियों में सवार होकर 2,896 तीर्थ यात्री बालटाल रूट से पहुंचेंगे। कश्मीर घाटी और श्रीनगर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तेज बारिश की वजह से पहलगाम और सोनमर्ग के ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आईएमडी ने कई इलाकों में बारिश, आंधी, तूफान, बिजली गिरने की आशंका जताई है। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। एक हफ्ते में चौथी बार अमेरिका ने हमला किया। ईरान के 9 से ज्यादा ठिकानों को दहला दिया हमले से। अमेरिका ने किया हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल। सेंटकॉम ने जारी किया है वीडियो, ये देखिए आप। और रात के हमलों के बाद अमेरिका को ईरान का बारूदी जवाब भी मिल गया है। अमेरिका की तरफ से 24 घंटे में दूसरा हमला हुआ तो ईरान की तरफ से भी जवाब मिल गया है। कुवैत, जॉर्डन और बहरीन में मिसाइलें दागी गई हैं और जो यूएस बेस हैं उन पर टारगेट किया गया। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट बनाया है। कुवैत में मिसाइल साइट पर भी हमले किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर बहरीन से। यहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने बहरीन में दागी है 4 बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है, ये देखिए आप। बहरीन में एक बार फिर से ईरान ने हमला किया और जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में, वहां पर हमला किया गया है। तो ईरानी हमलों के बाद बहरीन में आग भी लगी। ईरान ने अमेरिकी बेस पर टारगेट किया था। 5th फ्लीट पर 5वें बेड़े पर हमला किया था और इस हमले के बाद आग लग गई। मिसाइल अटैक के बाद यूएस बेस पर आग लगने की खबर है। ये देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ भी दिख रहा है इन तस्वीरों में। और एक और बड़ी खबर बहरीन में अमेरिकी सेना पर जो हमला हुआ उसको लेकर
बहरीन में अमेरिकी सेना को नुकसान भी पहुंचा है, यह खबर आ रही है। यूएस ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया इस हमले में। ये देखिए आप तस्वीरें। ईरानी फार्स न्यूज का यह दावा, अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ इसमें काफी नुकसान अमेरिकी सेना को उठाना पड़ा है। ना सिर्फ बहरीन में, जॉर्डन में भी हमला हुआ। जॉर्डन में भी ईरान के भीषण हमले देखने को मिले हैं। प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया। ईरानी हमलों के बाद बेस पर आग लग गई। गोला बारूद डिपो पर भी बारूदी प्रहार। अम्मान एयरपोर्ट पर उड़ानें रोकी गई हैं। प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने अटैक किया है। बहरीन की तस्वीरें आपको दिखाई, अब ये जॉर्डन की तस्वीरें देखिए। धुएं का गुबार उठता हुआ यहां पर भी देखा गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने देर रात किस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचाया यह आपको बताते हैं। तस्वीरें आपके सामने। आधी रात दरअसल ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। अभी तक 9 जगहों पर अमेरिकी हमलों की खबर। और ये देखिए आप तस्वीरें, सिरेक, जास्क, बंदर अब्बास में फिर से हमला हुआ। इसके अलावा कंगन, बुशहर, केश में द्वीप पर भी हमला किया गया है। चाबहार, अहवाज, मशहर में भी धमाके सुने गए अमेरिकी हमलों के। तो ये कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमले हुए, कौन से शहर, वो हम आपको बता रहे थे। बंदर अब्बास की अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। अमेरिका का हमला, यहां पर भी बुनियादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पश्चिमी इलाके में कई धमाके सुने गए हैं। तो केशम द्वीप, बंदर अब्बास और अहवाज, ये वो तमाम शहर है जहां बुनियादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खुजिस्तान पर भी हमला हुआ है। अमेरिका ने अहवाज पर दागी है मिसाइल। जोरदार धमाकों के बाद दहल गया अहवाज शहर। ये देखिए आप, अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले लगातार, दूसरे दिन भी हमले जारी हैं। बीते एक हफ्ते में चौथा बड़ा हमला। तो ईरान पर चौथा यूएस अटैक, युद्ध की घोषणा बाकी है। इस हफ्ते में ये चौथा हमला है। ईरान में कहां हमले हुए हैं पहले ये जान लेते हैं। मिनाब, जास्क से तस्वीरें आई हैं। कंगन, इसके अलावा सिरिक में भी निशाना बनाया गया है बुनियादी ठिकानों को। केशम द्वीप पर हमला किया गया है। बंदर अब्बास की इससे पहले ही तस्वीर आपको दिखा रहे थे। बुशहर में हमला, खुजिस्तान में अटैक किया गया है। एक हफ्ते में कब कब हमले हुए ये भी जान लीजिए। 7 जुलाई को हमला, 8 जुलाई की तारीख जब 80 ठिकानों पर हमले किए गए थे। फिर 9 जुलाई 90 ठिकानों पर हमले किए गए थे। 12 जुलाई 140 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। और 13 जुलाई देर रात मिसाइल बॉम्बर से हमला किया गया है। यानी कि 300 से ज्यादा स्थानों पर हमले किए जा चुके हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, अमेरिका की तरफ से तो साफ कह दिया गया है, पीट हेग्सेथ का भी बयान आ गया है कि अब भारी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। 3 हफ्तों में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए हैं। और ईरान दूसरी ओर क्या कह रहा है कि ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसा ही रहा सर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ब्लॉक है, तेल की कीमत भी बढ़ रही है और इसका असर अब दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रहा है। दुनिया को इसका असर झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रगति, देखिए ऐसा है, जो ये MOU साइन हुआ 17 जून को, जिसको हम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन या पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से अभी उसको बताया जा रहा है। इन जो MOU के अंदर 14 मुद्दे थे, उसके उन मुद्दों के अंदर ये था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उनका मेरे ख्याल से आर्टिकल 5 में, कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान की सुपरविजन से रेगुलेट होगा और उसके अंदर आवाजाही को खोल दिया जाएगा। और अभी अमेरिका ने क्या चेष्टा करी कि ईरान से हट के उन्होंने ओमान की तरफ से एक अलग रूट निकालने की चेष्टा करी, जिसके अंदर की जो शिपिंग है वहाँ उनको IRGC को रिपोर्ट ना करना पड़े। इसके एवज़ में ईरान ने वो 3 जहाज़ों के ऊपर उनको टारगेट किया। उसके चलते अमेरिका ने तुरंत रिटेलिएट किया और तकरीबन 80-85 टारगेट ईरान के अंदर उन्होंने इंगेज करे। और ख़ास करके क्या है, सदर्न कोस्ट लाइन, सदर्न कोस्ट लाइन का मतलब है जो पर्शियन गल्फ़ है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको पूरा जो साउथ का इलाका है ईरान का, पूरा पहाड़ी इलाका उसको डोमिनेट करता है। और यहाँ पे ईरान की मिसाइल साइट्स हैं, इनके ड्रोन साइट्स हैं, इनकी जो स्पीड बोट्स के वो टनल बना रखे हैं जहाँ पे उनको छुपा के रखा जाता है। तो अमेरिका ने चेष्टा करी। अभी जब ये एक्सचेंज चालू हो गया तो उसके एवज में ईरान ने भी रिटेलिएट करा
उसने तकरीबन 85-90 टारगेट्स अमेरिका के जो अलग अलग जगह पे थे मिडल ईस्ट में, उसको टारगेट किया। जॉर्डन तक स्ट्राइक किया उसने, बहरीन, कतर, कुवैत। अभी दोबारा जो है अमेरिका ने अभी स्ट्राइक करा है, जो 9 टारगेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रचलन चल रहा है, क्योंकि ईरान ने डिक्लेयर किया कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, कोई आवाजाही नहीं हम होने देंगे यहाँ पे। और अमेरिका ने उनके जो जितने पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉकेट करने की चेष्टा कर रखी है। तो इसके चलते पूरी दुनिया के अंदर जो हम एनर्जी क्राइसिस दोबारा बढ़ रहा है, दोबारा फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने लग रही हैं, तो पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट है। अभी ये देखना है कि क्या ये जो MOU है इसका कोई महत्व रह गया क्या अभी। बिल्कुल, और ये हमने देखा फिर से दुनिया के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। कहां MOU साइन होने के बाद जो कीमतें हैं क्रूड ऑयल की वो $67 पर चली गई थी और एक बार फिर से $80 के आसपास नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान सामने आया है। हम ईरान के आतंक को कुचल रहे हैं। नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई है एक रास्ता है। गाजा, लेबनान, यमन से लेकर ईरान तक हमला, नेतन्याहू की तरफ से यह बयान दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या अब जो इजराइल है वो भी इस बमबारी में शामिल होने वाला है, जैसा फरवरी और मार्च में देखने को मिला? क्या यह संकेत नेतन्याहू के बयान से मिल रहा है? और खुजिस्तान के देजफुल में हमले की खबर है। बाघेरी मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है। अमेरिकी हमलों के बाद यहां पर आग लग गई। खुजिस्तान के देजफुल में भी हमले की जानकारी। यहां पर भीषण आग लगी हमलों के बाद। बाघेरी मिलिट्री बेस बताया जा रहा है टारगेट पर। भीषण आग इस हमले के बाद लगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के अल अमीदिया में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान में दागी है मिसाइल। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप खबर, तस्वीरें आपके सामने। लोग किस तरह से चीख पुकार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां पर हमला हुआ। ईरान के अल अमीदिया में हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान के अंदर जो मिसाइल दागी है, ये उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ईरान में हमले का एक और वीडियो आया है। अल अमीदियाह में अमेरिकी हमले की तस्वीरें। अमेरिका ने शहर में मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। ईरान में हमले का एक और वीडियो। और वहीं होर्मुज के आसपास अमेरिका का हमला हुआ है। ईरान के केश्म द्वीप पर भी अमेरिका ने हमला किया। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी हमला किया गया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। यानी बुरी तरह से दहला कर रख दिया गया है ईरान को, ताकि ईरान अमेरिका के सामने झुक जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है। ईरान पर नए सिरे से हमले संभव बताए जा रहे हैं और सेंटकॉम ने वीडियो भी जारी किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 310 हमले हुए हैं। 5 दिन से ईरान के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका का नया वॉर प्लान क्या है, यह आप समझिए। खबर क्या आ रही है? होर्मुज में IRGC की सैन्य किलाबंदी को तोड़ना, इसके अलावा ईरान की अटैक क्षमता पर सीधा प्रहार करना और अब बोट हंटिंग, समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल करना। तो नया वॉर प्लान आपको बता रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर स्ट्राइक करने की कोशिश, डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क पर भी बमबारी। बड़ी बातें क्या हैं? ईरान पर 5 दिन में अब तक 300 से ज्यादा यानी कि 310 प्रहार हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी महायुद्ध का जो खतरा है वो बना हुआ है। ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मनीष, ये बात तो साफ है कि चाहे पहले 39 से 40 दिन तक युद्ध चला, इजराइल और अमेरिका ने बम बरसाए, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। अब नए वॉर प्लान का जिक्र हो रहा है और अब तो संकेत यह भी मिल रहा है, कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या इजराइल भी इस युद्ध में कूदेगा। नेतन्याहू के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो इजराइल ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आप कहें तो
कमर कसकर बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इस जंग के मैदान में कूदे। बस उन्हें एक बहाना चाहिए, बहाना ये कि ईरान की तरफ से एक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए जाए, एक ड्रोन वहां तक पहुंच जाए तो वो कहेंगे कि देखो जी ईरान ने हमला कर दिया है और इसलिए अब हम जंग में जा रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका हो या फिर इजराइल के अपने लोग हो, दोनों को इजराइल की सरकार और सेना कह सके कि चूंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया इसलिए हम जंग करने जा रहे हैं। बस इसी का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अभी ईरान का रिएक्शन आप देखिए तो ईरान कुवैत पर हमला कर रहा, बहरीन पर हमला कर रहा, यूएई तक पर उसने हमला किया, जॉर्डन पर हमला किया, ओमान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने अभी तक एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन पिछले एक हफ्ता के दरमियान इजराइल पर नहीं मारे हैं। तो बस यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच की सीधी जंग रुकी पड़ी है। और बस किसी भी दिन अगर ईरान की तरफ से एक मिसाइल अगर रेड सी क्रॉस किया तो समझिए कि इजराइल और ईरान की जो जंग अब शुरू होगी तो वो लंबी खींचेगी, क्योंकि अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको रोकने के मूड में साफ तौर पर दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, ईरान की जहां तक तैयारी का सवाल है तो आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि भले ही ईरान के पास एयर डिफेंस ना हो, ईरान के आसमान में अमेरिकन विमानों की एयर सुपेरिटी हो, लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से बहरीन में यूएस एयरफोर्स के बेस को वो लगातार अटैक करने में कामयाब होते हैं, ये देखकर हैरानी होती है। क्योंकि क्या इसका मतलब यूएस के पास वहां पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, या फिर ईरानी मिसाइल को रोकने में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं वहां? बिल्कुल मनीष, लौटेंगे आपके पास। एक और खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ईरान पर कुवैत से मिसाइल दागी गई है। जैसा कि मनीष भी अभी आपको बता रहे थे, यूएस बेस पर टारगेट किए गए हैं और ईरान सफल भी हुआ है। ईरान पर कुवैत से भी मिसाइलें दागी गई हैं। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका ने कुवैत से मिसाइल अटैक किया। एक तरफ ईरान यूएस बेस टारगेट कर रहा है, चाहे बात कुवैत की हो या फिर बहरीन की। दूसरी ओर अमेरिका भी कुवैत पर ईरानी हमलों का जवाब देने की बात सामने आ रही है। अमेरिका ने कुवैत से मिसाइल अटैक किया है, यह भी जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर, कुवैत में ईरान ने किया है ताबड़तोड़ हमला। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया गया। मिसाइल लॉन्च साइट तबाह होने की खबर है। यह देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कुवैत में ईरानी अटैक का एक और वीडियो सामने आ गया है। अमेरिका की मिसाइल यूनिट पर हमला किया गया है। हमले के बाद अमेरिकी बेस पर आग लग गई। कुवैत में ईरानी अटैक का एक और वीडियो, ये तस्वीरें देखिए। आग लगी और धुएं का गुब्बार उठता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। यूएस बेस पर ईरानी अटैक। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले पर कुवैत की धमकी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है, हमले का जवाब दिया जाएगा। कुवैत की तरफ से कहा गया, यानी अब हमला मिडिल ईस्ट खाड़ी के देशों की तरफ से भी ईरान पर शुरू हो सकता है। हमारी सेना जवाब देने में सक्षम है। कुवैत में 3 जगहों पर ईरान ने हमला किया और ये उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम एशिया में ट्रंप को झटका भी लगा है। हाइमार्स मिसाइल सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया। कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स खाक। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा किया गया है। तो ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। ईरान की मजबूत क्षमता भी है ड्रोन और मिसाइलों से जुड़ी। और कुवैत बेस पर अमेरिकी हाइमार्स खाक। तो ट्रंप का अभिमान कैसे चूर चूर हुआ है, अमेरिकी हाइमार्स को कैसे ध्वस्त किया गया, आप देखिए जरा। कुवैत बेस पर ईरान की स्ट्राइक की गई, ड्रोन से हाइमार्स यूनिट को तबाह किया गया। आपको बता दें कि जो तीसरा हमला बीते एक हफ्ते में बोला गया, इसमें सबसे ज्यादा हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन हमले में हाइमार्स नष्ट होने का दावा। अमेरिकी मिसाइल प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर दिया गया। 41 करोड़ का मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से खाक में मिल गया। हाइमार्स पर भारी 25 लाख का शाहिद ड्रोन। हाइमार्स दहन से घटी है यूएस की मारक क्षमता। तो ट्रंप का अभिमान चूर चूर हुआ है क्या, ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बहरीन के 5th फ्लीट पर एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमला किया गया है। एक बार फिर से ईरान की तरफ से यूएस बेसिस को टारगेट किया गया है। अमेरिकी अटैक एमएस की ताकत भी आपको बताते हैं किस तरीके से तैनाती की गई है। सबसे पहले ताकत की बात करें तो जीपीएस सिस्टम से लैस है। लॉन्च टाइप की बात करें तो मोबाइल व्हीकल बेस्ड M270 हाइमार्स। मारक क्षमता है 165 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता है इसकी 160 से 560 किलोग्राम और वजन इसका 1321 किलोग्राम का। ऑपरेशनल ये कब से है? यह है साल 1991 से ये ऑपरेशनल है।
और देखिए जेके त्रिपाठी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से तैनाती यहां पर की गई है, लंबी जंग की तैयारी लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है सर कि अब अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, कोई रास्ता ईरान के पास बचा नहीं है। लेकिन सर एक और एंगल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा बयान दिया गया कि मैं ईरान के नंबर 1 टारगेट पर हूं। क्या ये सिंपैथी लेने की कोशिश है, विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से कि देखो मैं तो जंग नहीं लड़ना चाहता हूं पर ईरान हमला कर सकता है, इस वजह से ये जंग चल रही है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन से ही ये बात कहते आ रहे हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते रहे कि उनके ऊपर हमला हुआ। पता नहीं जो पहले हमला हुआ था इलेक्शन कैंपेन में वो स्टेज एक्शन था या सही में हमला हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं क्योंकि उनके एक बहुत ही भरोसेमंद साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की डेथ हो गई है, जिसमें ईरान ने कहा है कि हाँ हमने रिस्पांसिबिलिटी ली है। ईरान ने 20 लोगों के फ़ोटो दिखाए थे जिसमें से उनके नाम पे, लिंडसे ग्राहम के नाम पे क्रॉस किया गया था। तो पहली लिस्ट में तो हैं, टॉप पे हैं ट्रंप और होने भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप की इस चीज़ को, इस तथ्य को, इस तर्क को कितने लोग मान सकते हैं कि चूंकि ट्रंप टारगेट लिस्ट में पहले हैं इसलिए ट्रंप हमला कर रहे हैं। ये बात बड़ी बेतुकी, बड़ी बेमानी है। ट्रंप का हमला ईरान पे शुरू से ही मिसकैलकुलेटेड था, पॉलिसी शुरू से ही फ्लॉड थी और इजराइल के बहकावे में आकर या इजराइल के दबाव में आकर उन्होंने कर दिया है। तो अब जब तक ये दोनों ट्रंप और नेतन्याहू एक ही पेज पे नहीं आते और हमला रोकने के लिए करबद्ध नहीं होते, तब तक ये रुकेगा नहीं और इसका खामियाजा धीरे धीरे अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, जो ज़्यादा होगा। अभी आपने देखा है कि 25 लाख के ड्रोन से हम 50 करोड़ के हिमार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इसमें अमेरिका का ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, और ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सस्ती ड्रोन तकनीक है वो बड़ा नुकसान, बड़ा आघात अमेरिका को पहुंचाती हुई नजर आ रही है। और सवाल यह भी कि क्या फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करेंगे ट्रंप, क्योंकि लगातार दूसरे दिन यह हमला हो रहा है और पहले भी युद्ध को रोकना नामुमकिन सा हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसमें एक पॉज आया था। क्या फिर वही गलती दोहराएंगे? एक और बड़ी खबर, ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पोस्ट। अब आप देखिए, क्या जो अभी मैंने सवाल किया इसका जवाब इस खबर में है। B-2 बॉम्बर F-35 की तस्वीर को पोस्ट किया गया, मिसाइल की तस्वीर को पोस्ट किया गया, ईरान पर हमले से पहले तस्वीर को पोस्ट किया गया। ईरान पर B-2 बॉम्बर बहुत शक्तिशाली है। क्या तैयारी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना है तो बीते साल भी हमने देखा था B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप का विध्वंसक संदेश क्या है, बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं। पोस्ट लगातार उनकी तरफ से ट्रूथ सोशल पर किए जाते हैं। अभी जो हाल ही में पोस्ट सामने आया है वो बताते हैं। सबसे पहले कोरोना आपको चेतावनी। बिल्कुल, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है उसमें चेतावनी क्या है? शक्ति का प्रतीक B-2 बॉम्बर। उस तरफ अगर आप देखेंगे प्रगति, ठीक आपके पीछे वो तस्वीर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है। ये वो तस्वीर जिसे पोस्ट किया गया, चेतावनी दी गई। संकेत क्या है? एटमी स्ट्राइक का डर दिखाने की कोशिश की गई है इस पोस्ट के जरिए। और क्या है? स्ट्राइक मोड में F-35 नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में भी हमको नजर आ रहा है। बिल्कुल, और फिर से हमले की सीधी धमकी इन तस्वीरों और पोस्ट के जरिए दी गई है। इसके अलावा चेतावनी कि मिसाइल सिटी पर स्ट्राइक भी संभव है, यानी कि मिसाइल सिटी पर भी हमला हो सकता है। और वो तस्वीरों से भी दर्शाने की कोशिश, संकेत ये कि ईरान के सैन्य ठिकाने टारगेट पर हैं। इसके अलावा हम तैयार हैं, तुम कमजोर हो, ये जो दिखाने की कोशिश है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों में भी कई बार ये बोल चुके हैं कि ईरान तो खत्म हो चुका है, ईरान की जो ताकत है वो शून्य हो गई। बिल्कुल, और वॉर में ऐसा होता भी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, दुश्मन पर दबाव बनाने की कोशिश है, इसलिए ये पोस्ट। इसके अलावा डील करो वरना सर्वनाश होगा, यानी एक बार फिर से दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि फिर से युद्ध की चेतावनी देने की कोशिश अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई। और देखिए, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, यूएस ईरान युद्ध का शेयर बाजार पर असर पड़ा है। गिरावट के साथ खुला है शेयर बाजार। सेंसेक्स में भारी गिरावट है, 650 अंकों की गिरावट, करीब 150 अंक लुढ़का है निफ्टी, क्योंकि एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है
जब अमेरिकी हमले रुक नहीं रहे, ईरान की तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। तो ईरान अमेरिका में हमलों के बीच तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। इसको लेकर हमने चर्चा की शुरुआत भी की थी। कच्चे तेल की कीमत में 4% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। $79 प्रति बैरल के पार पहुंचा है ब्रेंट क्रूड। हॉर्मुज में तनाव और तनाव के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। तो कच्चे तेल में विस्फोट कैसे हुआ, देखिए 13 जुलाई 2026 की तारीख, जो कि आज मौजूदा स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर $79 प्रति बैरल पर अब जो कच्चा तेल है पहुंच गया। अगर इससे पहले हम जाएं 5 जुलाई 2026, तब था ये $72 प्रति बैरल। अब बड़ी बातें क्या हैं? यूएस ईरान हमलों से कच्चे तेल में 4% की तेजी देखने को मिली है। 24 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और इसी का असर है कीमत $100 के ऊपर, तो ग्लोबल हाहाकार भी देखने को मिला। इधर पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है, इसके जो पूरे आसार हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में सिर्फ 13 जहाज हॉर्मुज से गुजर पाए। और अब आपको बताते हैं ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की मौत का रहस्य क्या है। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी थे लिंडसे ग्राहम। लिंडसे ग्राहम की मौत पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के करीबी सलाहकार दुगिन का दावा लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद है, मोसाद को वजह बताया जा रहा है। तो क्या इजराइल है लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ईरान के टारगेट पर लिंडसे ग्राहम भी थे। इन सब के बीच क्या मोसाद की तरफ से सब कुछ किया गया ताकि सीधा उंगली ईरान पर उठे? तो लिंडसे ग्राहम की मौत पर पर्दाफाश हुआ है। क्या बातें सामने आ रही हैं? पुतिन के करीबी दुगिन ने दावा किया है लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे मोसाद है। बड़ी जानकारी, ग्राहम की मौत डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल की चेतावनी। ग्राहम की मौत के बाद ट्रंप का अगला नंबर है। दुगिन का दावा क्या है? ग्राहम की मौत ट्रंप को एक बड़ा संदेश दे दिया गया है। और ट्रंप तो आपको पता ही है, काफी ज्यादा वैसे भी डरे हुए, अपना विमान तक बदल देते। उनको लग रहा है कि ना जाने कब ईरान मार दे। तो ईरान से युद्ध जारी रखना चाहता है इजराइल। सवाल ये कि लिंडसे ग्राहम की मौत का राज क्या है? कीव से लौटते ही लिंडसे की मौत आखिर कैसे? क्या लिंडसे की मौत के पीछे मोसाद है, जैसा जो करीबी दुगिन है वो दावा कर रहे हैं? शक के घेरे में रूस और तेहरान दोनों क्यों हैं? तो यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। इधर लिंडसे ग्राहम की मौत, दुनिया में चर्चा इसको लेकर क्यों हो रही है, यह भी आप जानिए। अमेरिकी राजनीति की प्रभावशाली शख्सियत हैं, ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। और वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। ईरान सरकार के सबसे मुखर आलोचक रहे। ईरान को लेकर कई भड़काऊ बयान भी दिए गए। रूस यूक्रेन मुद्दे को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय आक्रामक रहे। आपको याद होगा उनकी तरफ से कई पोस्ट भी सामने आ चुके थे। सत्ता का संतुलन बनाने में अहम भूमिका रही थी उनकी। और देखिए हमारे साथ मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? रूस की तरफ से दुगिन जो दावा कर रहे हैं वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। शक तो कहा ईरान की तरफ जा रहा था, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत करने के पक्ष में भी लिंडसे ग्राहम नहीं थे, ईरान के टारगेट पर थे, ऐसा कहा जा रहा था। और अब कहा जा रहा है कि मोसाद है जो मौत हुई है उसके पीछे। देखिए, चूंकि लिंडसे ग्राहम विदेश से लौट कर आए और एक ही दिन के भीतर उनकी मौत हो गई, तो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उनके ऑफिस ने डॉक्टरों के परीक्षण के बाद कहा कि मेडिकल रीजन से उनकी मौत हुई है। बाकी अलेक्जेंडर दुगिन चाहे जो भी कह रहे हो, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिंदा लिंडसे ग्राहम मोसाद के लिए, इजराइल के लिए ज़्यादा फायदेमंद थे बजाय कि उनके मौत के बाद। क्योंकि अगर आप देखें तो उस समय जब इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं होता है, तब भी लिंडसे ग्राहम पूरे जोर शोर से अपनी ताकत के साथ इजराइल के समर्थन में बोलते रहे। उन्होंने जो हमास में इजरायली कार्रवाई को सही बताया, लेबनान में इजरायली कार्रवाई को सही बताया, ईरान को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बताया, और ईरान के खिलाफ इजराइल के जंग को और अमेरिका के जंग को सही बताया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल को लिंडसे ग्राहम सबसे बड़ा दोस्त मानते थे। तो ऐसी स्थिति में मोसाद क्यों लिंडसे ग्राहम को मारेंगे, ये एक सवाल आता है। लेकिन हाँ, जिस लिंडसे ग्राहम की हम लोग बात कर रहे हैं
वो शख्स ऐसा था जो इस दुनिया में युद्ध का सबसे बड़ा समर्थक था। बल्कि याद होगा आपको कि टैरिफ के मामले में भारत के खिलाफ भी लिंडसे ग्राहम ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए राहत की बात है कि एक आदमी जो इतना युद्धोन्मादी था, जो हमेशा बिल्कुल यानी जो इजराइल का हमेशा समर्थन करता था, आखिरकार क्या मोसाद उसे मार देगा? अपने आप में बड़ा सवाल है, दावे को लेकर सवाल उठना लाजमी है। वीके दत्ता सर, क्या लग रहा है अब तो धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई होंगी डोनाल्ड ट्रंप की? पहले वो बहुत ज्यादा भय में थे। देखिए, ऐसा है कि ये जो सेनेटर की डेथ हुई है कीव से आने के बाद, हाँ, ये बोला गया कि साहब इसको एरोटिक डिसेक्शन, मतलब एरोटा रप्चर कर गया हार्ट का, क्योंकि उसके 3 लेयर होते हैं एरोटा के, थिन होता अगर हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है। लेकिन ये एरोटा डिसेक्शन एक ड्रग, 3-4 प्रकार की ड्रग्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है। तो अगर इनका असैसिनेशन किया गया है तो हो सकता है कीव के अंदर, चाहे वो रशिया के एजेंट हो या ईरान के एजेंट हो, वहाँ पे इनको हो सकता है कोई ड्रग ऐसे एडमिनिस्टर कर दी उनके खाने में, जो है आते ही इनका जो एरोटा डिसेक्शन हो गया। अभी तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या हुआ। अभी जहाँ तक सेनेटर का सवाल है, ईरान रशिया, ये अगर आप पूरा होलिस्टिकली देखें, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, बिल्कुल सर, रशिया वर्सेस यूक्रेन, अब उठ रहे हैं। माफी के साथ समय को देखते हुए आपको रोक रही हूँ सर। बिल्कुल ठीक आपने बताया, जिस तरीके से एक ही दिन के अंदर मौत हो गई, वापस लौटते ही कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे भी कोई राज तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। मनीष झा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।